नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश में बस एक चरण का चुनाव बाकी है। पूर्वांचल की कुछ सीटों को छोड़ दें तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है। और कल जो चुनाव हुआ उसकी एक खास बात यह रही कि जो इलेक्शन कमीशन अभी तक डेटा देने के लिए मना कर रहा था, एग्जैक्ट संख्याएं बताने के लिए मना कर रहा था, अब वो डेटा भी दे रहा है, बाकी सारी चीजें भी हैं। कल के चुनाव का जो आंकड़ा आया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है तो वो अंबेडकर नगर की सीट पे हुआ है। अंबेडकर नगर वो सीट है जहां पर रितेश पांडे पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से जीते थे और यहां पर लेजिस्लेटिव जो उनका यहां पर संसद के अंदर बसपा के प्रतिनिधि थे वो। और उसके बाद अचानक चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला, लेकिन उनके सामने एक बेहद मजबूत उम्मीदवार लालजी वर्मा थे और कल बहुत सारी कहानियां आई। लालजी वर्मा के घर पे पुलिस पहुंच गई, कहा गया कि उनको नजरबंद करने की कोशिश की गई। उधर रितेश पांडे ने कुछ और आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं। रितेश पांडे के जो छोटे भाई हैं उनके ऊपर आरोप लगा कि वो धमकाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव पिछली बार की तरह इतनी शांति से नहीं चल रहा कि बिल्कुल भाजपा की कोई लहर चल रही है और वो जीत जाएंगे। हर सीट पे इस तरह की चीजें देखने को मिली। इलाहाबाद की सीट पे भी इस तरह की चीज देखने को मिली। कल के चुनाव पर थोड़ा सा समझने के लिए कैसा रहा, क्या रहा, और अगला जो राउंड होना है डीप पूर्वांचल के अंदर उसमें क्या कुछ कैसा रहेगा, ये सब समझने के लिए हमने प्रोफेसर रविकांत सर को एक बार और कष्ट दिया। आज कहा कि थोड़ा सा समय हमको दीजिए, आज संडे था तो उनके पास थोड़ा समय था। सर, आपका स्वागत है। कल के चुनाव पर क्या टिप्पणी है? बहुत शुक्रिया। कल और आने वाले 1 तारीख वाले फेज के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से ईवीएम से जिन्न निकलने वाला है। ये लोगों को अनुमान नहीं है। ये भगवा जिन्न निकलेगा या लाल और तिरंगे वाला जिन्न निकलेगा? डेफिनेटली वो लाल और तिरंगे वाला निकलेगा। और स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब है। जो भी भीड़ जुटाई जा रही है, आपने अंबेडकर नगर का जिक्र किया, अमित शाह वहां गए थे और जिस तरह से भीड़ जुटाई गई थी वो भी जानकारी मुझे है। बीएसपी के प्रत्याशी को जिस तरह से खड़ा किया गया है वो भी मुझे जानकारी है। हालांकि सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतदाता इस बारे में जागरूक हैं। वो समझ रहे हैं कि असल में लड़ाई कहाँ है। ये चुनाव पूरे तरीके से दो ध्रुवीय बन चुका है। बीएसपी लड़ाई से लगभग बाहर है। मैं मायावती के प्रति बहुत सम्मान रखता हूँ, बावजूद इसके बारे में बात कह रहा हूँ। दूसरा ये कि जो कल 14 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 9 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त साफ दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। और मुझे लगता है कि उसमें बढ़त ज्यादातर इंडिया अलायंस को ही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। और उनमें से अगर एक कारण की मैं बात करूं तो ये जो पूर्वांचल का इलाका है वो दरअसल एक दौर में कम्युनिस्ट मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ था। कांशीराम के उस पूरे आंदोलन का भी एक तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज भी वहां आप देखेंगे कि जो यादव है वो यादव आपके बुंदेलखंड के यादव से अलग मिलेगा। ये थोड़ा सा अम्बेडकराइट यादव मिलेगा, कुर्मी है, मौर्य है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का कारण होता था, नॉन यादव ओबीसी जातियों का ध्रुवीकरण करना, वो इस चुनाव में फेल हो गया है पूरी तरीके से। केशव प्रसाद मौर्य कहीं दिख नहीं रहे हैं आपको। मौर्य समाज जो जिसमें कोयरी है, सैनी है, शाक्य है, कुशवाहा है, ये जातियां वो 60% से ज्यादा इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हैं। कुर्मी जिसको 10 टिकट दिए हैं अखिलेश यादव ने, वो 60% से ज्यादा, मैं 70 नहीं कहूंगा लेकिन 60% से ज्यादा वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ है। कश्यप, बिंद, केबट, ये जो जातियां हैं, जो नदी से जुड़ी हुई जातियां हैं, वो इस बार के चुनाव में, पिछली बार जो नहीं हुआ था, इस बार के चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद यहां पर खराब है। और जिस समीकरण से वो चुनाव इस क्षेत्र में जीतती रही है उसमें राजभर का बड़ा फैक्टर था, उसमें अनुप्रिया पटेल का बड़ा फैक्टर था, संजय निषाद का बड़ा फैक्टर था।
इस बार हालत यह है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे की स्थिति ठीक नहीं है, माने चुनाव लगभग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की सीट पूरी तरीके से फंस गई है यहाँ पे। बाकी जो पूर्वांचल का एक तरह का प्रभावशाली जो लोग हैं, वो इस समय इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे उसमें राजा भैया ही क्यों ना हो। मुख्तार अंसारी के साथ जो किया गया, जिस तरह के आरोप लगे, उसने इस क्षेत्र में दलितों पिछड़ों को एक तरफा कर दिया। इसके ऊपर संविधान वाला तो बड़ा मुद्दा है ही, ये वो बेल्ट है जहां पर जाटो मतदाता बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में है, और ये प्योर अम्बेडकराइट ही नहीं बल्कि थोड़ा बुद्धिज्म की तरफ भी है। इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता संविधान और लोकतंत्र को बचाने के बाबा साहब के प्रति ज्यादा आपको इमोशनल इस क्षेत्र में लोग मिलेंगे, बजाय कि बुंदेलखंड में और आप पश्चिम के। मैं चूंकि उसी क्षेत्र का हूं, तो वहां क्या मुझे अच्छी खासी जानकारी है। मतलब मैंने जब काशीराम जी ने शुरुआत की थी, जब उत्तर प्रदेश में काशीराम जी साइकिल से चला करते थे, हम लोगों ने तो बिल्कुल बगल से गुजरते हुए उनको देखा है। तो उस समय से जुड़े हुए लोग अभी भी हैं, उनके परिवार में एक परंपरा है। आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जहां डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांशीराम जी की तस्वीर लगी हुई है, बहन जी की तस्वीर भी आपको मिल जाएगी। तो ये वो इलाका बुंदेलखंड से बिल्कुल अलग है, मैं आपसे सहमत हूं, सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक स्थितियों के तौर पर भी ये थोड़ा अलग है बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल ये ठीक बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अखिलेश यादव ने जो दावा किया है कि हम 27 में से 27 जीतेंगे, इस दावे में बड़ी सच्चाई है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप 100% स्ट्राइक लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपको रुझान पूरी तरह से दिखाई देगा कि बीजेपी के एंटी खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का कोई फैक्टर नहीं है जमीन पर, इसलिए ज्यादातर जो लोकल प्रत्याशी है उस पर आकर के चुनाव टिक गया है, और उस प्रत्याशी में ज्यादा रिपीट किया है बीजेपी ने, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। दलित एक तरफा, माने एक तरफा जब मैं कह रहा हूं तो 70% दलित संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ है। एक चीज और मैं रेखांकित करूंगा कि ये शायद 2 दशक के बाद पहला चुनाव है जिसमें कास्ट का बैरियर टूटा है। अगर बीजेपी का प्रत्याशी दलित में किसी अमुक जाति का है और उसका प्रत्याशी सपा या कांग्रेस का नहीं है उसकी जाति का, तब भी वोट उधर गया। जैसे मैं अपनी सीट की बात कर लूं, जालौन में बीजेपी के प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी दोनों चमार जाटव बिरादरी से हैं। 50% से ज्यादा कोरी, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 60 क्रॉस किया है उसने भानु प्रताप वर्मा को छोड़कर के इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और ये स्थितियां हर जाति में आपको दिखाई देंगी, आपको ओबीसी में, मौर्या में दिखाई देंगी। तो कास्ट का बैरियर पहली बार टूटा है, और ये चुनाव जब इसके नतीजे आएंगे उसके बाद जो विश्लेषण होगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस चुनाव ने कैसे गति ली। जो इंडिया अलायंस जनवरी में कॉन्फिडेंट नहीं था, ये मुझे लगता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिन्हें खुद ही ये लग रहा था कि चुनाव हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन पहले फेज में जिस तरह से साइलेंटली लोगों ने वोट किया और फिर जो खबरें रिपोर्ट निकल करके आई उससे लगा कि ये चुनाव तो मोदी के नकार का चुनाव है। और लोगों ने अब वो चीजें याद की हैं, संविधान से जैसे ही जुड़ता है तो फिर उसे कोरोना काल याद आता है, उसे फिर बेरोजगारी याद आती है, उसे फिर महंगाई याद आती है, गरीबी याद आती है, पुलिस की लाठियां याद आती है, महिला उत्पीड़न याद आता है। ये सारी चीजें जो प्रोटेक्ट करता है संविधान, फिर उनको लगा कि साहब इतना तो हम झेल ही रहे थे, अगर संविधान भी चला गया तब क्या होगा। इसने पूरे चुनाव को बदल दिया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान अपने हाथ में लिया और ये कहा कि मरते दम तक हम संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, इसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया और लोगों के भावनाओं से सीधे राहुल गांधी जुड़े, इंडिया अलायंस के लोग जुड़े, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, यहां तक कि आकाश आनंद भी जिस तरह से हमला कर रहे थे बीजेपी पर, उसने भी चुनाव को मोड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर कहूंगा इस बार ईवीएम से जिन्न निकलने वाला है, जो कभी लालू प्रसाद यादव ने कहा था। जी, लेकिन महिलाओं का मैं एक बार आपसे सवाल उठाऊंगा, क्योंकि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मैं वहां पे था,
एक पत्रिका ने मुझसे कुछ इलाका कवर करने के लिए कहा था, तो अपने ही इलाके में पूर्वांचल में मैं घूमा था और 5 किलो अनाज का मामला बेहद महत्वपूर्ण बना था। अगर योगी जी बैठे हुए हैं कुर्सी पे तो 5 किलो अनाज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। इस बार भी प्रधानमंत्री लगातार 5 किलो का कह रहे हैं। कल तो वो एहसानी जता गए कि अगर आप 5 किलो अनाज लेते हैं और वोट नहीं देंगे तो ये पुण्य आपके खाते में नहीं जाएगा। मतलब भगवान बनने के बाद वो भी डिसाइड करने लगे कि किसके खाते में पुण्य जाएगा, किसके खाते में नहीं जाएगा। चित्रगुप्त की भूमिका भी निभाने लगे। खैर, कांग्रेस ने भी 10 किलो अनाज की बात की है, लेकिन वो मामला बहुत लेट आया और मुझे नहीं लगता है कि कितना वो परकोलेट कर पाया है, कितना अंदर तक गया है। 5 किलो अनाज का मामला और महिलाओं के वोट, ये कितना प्रभावी इस बार आपको दिख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें मैं दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि पुण्य आप तभी कमाएंगे जब आप वोट करेंगे, तो मैं तो ये पूछता हूं कि कोरोना काल में जो लोग मरे, मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ, आगजनी हुई, लोगों की हत्याएं हुई, वहां से लेकर के महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये पाप किसके खाते में जाएगा? ये पाप भी तो किसी के खाते में जाएगा ना। ऑब्वियस है मोदी जी के खाते में जाएगा। खैर, मैं पाप और पुण्य की इस अवधारणा में न मेरा कोई विश्वास है ना नहीं, अगर 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 उसमें डॉक्टर साहब पढ़े तो फिर हमारे जैसे लोगों को तो कहना पड़ेगा कि हम तो कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हैं, हम तो बहुत साधारण घरों से थे, तो राशन की दुकान पे जो कॉपियां मिलती थी उनसे हमारा काम चलता था। तो ऐसे हम पुण्य मानने लगे तो फिर तो हम कभी कांग्रेस की आलोचना ही नहीं कर पाएंगे, शायद मोदी जी भी ना कर पाए। भाई, सरकार जो करती है वो पाप पुण्य नहीं होता है, हमारा अधिकार होता है, हमारी टैक्स से करती है। खैर, इसमें वाकई ना पड़ा जाए तो बेहतर है। डेफिनेटली। लेकिन मोदी जी तो एक्चुअली वो बनाना चाहते हैं आज्ञा पालक समाज। तो आपको अगर वैक्सीन भी मिलती है, थैंक यू मोदी बोलना है, इस तरह का। लेकिन ये देश अद्भुत है और मुझे लगता है कि 10 साल में इस चुनाव में लोगों ने साबित कर दिया है कि यहाँ का जो मतदाता है वो कतई न तो बेवकूफ है और न ही धर्म को लेकर के इस तरह का संकीर्ण है। वो अपने हित, उसके लिए सर्वोपरि है। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र के प्रति सम्मान, ये मुझे लगता है सर्वोपरि है। आप गांव में भी चले जाइएगा, जो आप तो साक्षी हैं उसके, कि वहां पे बाबा साहब की फोटो भी मिल जाएगी, बाबा साहब की बातचीत मिल। एक महिला का वीडियो वायरल हुआ जो खेत में कटाई कर रही है, वो बातें कह रही है जो बाबा साहब ने कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और फिर वो ताकत आएगी तो हम संविधान जो ताकत देता है उससे हम अपने अधिकार छीन लेंगे। ये महिलाओं की बात। दूसरी बात, जो 5 किलो राशन की आप कह रहे हैं, मैं इससे इनकार करता रहा, पिछले इलेक्शन में भी और अभी भी मैं इनकार करता हूं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी 5 किलो राशन वाले से बात कीजिए, वो कहे कि हाँ 5 किलो राशन हमें मिल रहा है, उसकी पहले जाति एक बार पूछिए और फिर उसको थोड़ा सा कुरेदिए और असल बात पूछिए। हुआ ये था पिछले इलेक्शन में 22 में, जो दिख रहा था कि बहुत बड़ी रैली अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव 1 to 1 हो गया। तो जो अति पिछड़ी जातियां थीं, जो दलित जातियां थीं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देने में कंफर्ट नहीं थी। जब वो वोट कर रहे थे और लोग उनसे पूछ रहे थे तो उनका जवाब यही होता था कि हम 5 किलो राशन हमें मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। मैंने एक दो जगह कुरेदने की कोशिश की, खास करके यही अति पिछड़ी जातियों में और दलितों में, तो उनका जो निकल के आया, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो बगल में दद्दा हमारे बैठे हैं ये ना आए। मैं बुंदेलखंड की भाषा की बात कर रहा हूं। माने जो यादव वाला फैक्टर है, असल में वो काम कर रहा था। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रति इस तरह की कोई भावना नहीं है और उसकी बड़ी वजह राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का साथ आता है। और तो माई से पीडीए पर जाना पर भी है, माई से जो पीडीए पे गए हैं वो भी है। हाँ, डेफिनेटली ये है। उसमें खास करके गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो अति पिछड़ा जो डरता है थोड़ा, और जो दलित है, जो कमजोर है, वो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली इससे प्रभावित था और वो ये नहीं चाहता। इस बार उसे लगता है कि राहुल गांधी है। मैंने कई ऐसे लोगों से बात की, जैसे एक मेरी विद्यार्थी पाल समाज की है, उसने कहा कि मैंने सपा को वोट दिया। मैंने पूछा क्यों? आमतौर पर हम लोग ऐसे ही बात करते, तो उसने कहा कि राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से। ये असली फैक्टर है। 5 किलो राशन बहुत छोटी संख्या में प्रभावशाली है।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता। अब जैसे 10 किलो वाला है, अगर लोगों को राशन पे ही वोट करना था, 10 किलो वाला नहीं चला, क्योंकि उस पे वो वोट नहीं करते, बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसलिए मैं इस थ्योरी को नकारता रहा हूं और आज भी उसी पर कायम हूं। ये चुनाव विशुद्ध रूप से सोशल जस्टिस पर हो गया है, संविधान बचाने का हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे, ये हर समाज को प्रभावित कर रहे हैं। और गरीबों के साथ ये होता है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है ऊपर, लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मार पड़ती है महंगाई की। अपर मिडिल क्लास खा लेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? वो 4 रोटी से क्या नमक पे आ जाएगा, या उसको नमक भी नसीब नहीं होगा। इस स्थिति में लोग, मैंने देखा कैमरे पर रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे जिए। और वो एक महिला का, आपने बुजुर्ग महिला का देखा होगा वीडियो, जो दिल्ली में कह रही है कि मोदी बच्चों को नौकरी दे दे। ये इस समय हर व्यक्ति की आवाज है। डर इतना पैदा किया इन 10 सालों में। वो जो बॉलीवुड की हीरोइन है, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने डरना 10 साल में सीखा, इन 10 साल। ये देश तो ऐसा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो, राजीव गांधी हो, कोई भी हो, सवाल पूछना, आलोचना करना, तीखी आलोचना करना, ये इस देश का डीएनए रहा है। मैंने देखा जेएनयू में, एक सेकेंड रोकूं डॉक्टर साहब, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था और ठीक ठाक नौकरी करता था, और कांग्रेस का टाइम था उस समय। मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी शोषण के अभयारण्य, और शोषण के अभयारण्य जो थी वो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का तिया पांचा था। ग्लोबलाइजेशन के चलते कृषि पर जिस तरह से असर पड़ा था, जिस तरह से रोजगार पे पड़ा था, वो किताब छपी। और उस किताब के छपने के बाद जैसा नियम होता है, मैंने ऑफिस में भी उसकी 2 कॉपी जमा की। और मतलब कहीं का कोई एक हल्का सा, जो हमारे ऑफिसर थे वो बोले थोड़ा ध्यान रखा करो, इसके अलावा हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई अपनी आवाज उठाने में, सोशल मीडिया पर लिखने में और बाकी सब में। तो निश्चित रूप से डरना 10 साल में सीखा है, वरना पत्रकार और लेखक तो कम से कम नहीं डरते थे, सबके खिलाफ आराम से बोलते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। कभी नहीं। मैं वही कह रहा था, जेएनयू में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का विरोध देखा है, काले झंडे लहराते हुए विद्यार्थियों को देखा है। और जिन बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया था, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से फोन आया कि उनको तत्काल छोड़ दिया जाए। ये कांग्रेस की हम लोग आलोचना करते रहे हैं, बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, आलोचक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल रहे। लेकिन मैं लखनऊ में भी बैठा हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय में नरेंद्र दत्त तिवारी एक बार यहां से गुजरे थे, बच्चों को डिटेन किया गया था, और उन्होंने उनको बुला करके चाय पिलाई और कहा कि इनको भाई छोड़ो। और यही विश्वविद्यालय है जहां पे योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए गए, उनको जेल भेज दिया गया बच्चों को। ये इतना डर क्यों? आलोचना होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं हमारी आलोचना नहीं होती है। तो ये जो माहौल पैदा किया गया है, उसमें वो 5 किलो राशन वाले भी नहीं बोल रहे, असली बात तो कह ही नहीं रहे। अभी भी मैं आपको, जो वोटिंग हो रही है, दिल्ली के बहुत सारे पत्रकार या जो केवल बाहर से बात करके चले जा रहे हैं, वो उस बात को नहीं समझ पा रहे। आज भी वो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि बीजेपी का अपर हैंड, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं बोल रहे, आज भी नहीं बोल रहे। कहिए तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र का, और जहां जहां उनका अपना दबदबा कायम है, वहां पर एक यादव जी का दुकान थी, वहां पे एक मेरे विद्यार्थी हैं, वो वोट करने के लिए गए थे, विशुद्ध बासपाई हैं, पहली बार उन्होंने सपा को वोट किया। वो लौट के आए, उन यादव जी की दुकान पर उन्होंने पूछा कि कहां वोट किया है, तो बोले हिंदू है, हिंदू पार्टी की है। तो इसको गुस्सा आ गई कि मैं तो बासपा का हूं, मैंने वोट किया सपा को, लेकिन ये कह रहा है यादव होकर के कि मैंने बीजेपी को वोट किया। तो ये गुस्सा है। वो चुपचाप बोला कि आप भी साइकिल वाले हैं क्या, यहां तो 70-30 चल रहा है। तो अब ये समझिए कि या पहले लोग ये भांपते हैं कि ये है कौन, तभी बात करते हैं। ये जो डर पैदा किया गया है, लोग नहीं बोल रहे हैं, और इसी को हालांकि मोदी जी समझ रहे हैं कि हो गया है काम, इसीलिए वो मंगल सूत्र से अब मुजरा तक आ गए। ये उनकी विकास यात्रा जो चुनावी भाषणों की है, वो अद्भुत है। ये तो डॉक्टर साहब आपने मुझे अपनी घटना याद दिला दी। अभी 2 दिन पहले मैं किसी को फोन कर रहा था, अपने पुराने मित्र हैं, परिचित हैं बेसिकली, तो मैंने कहा और वोट वगैरह किधर जा रहा है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि अरे शुक्ला जी को दिलाएगा, अरे शशांक जी को दिलाएगा, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा काहे अखिलेश जी में क्या दिक्कत है?
तो 2 मिनट बड़बड़ाया, उनको लगा होगा कि ब्राह्मण आदमी है तो ब्राह्मण के लिए कहेगा तो कहेगा। तो बोले अखिलेश जी को तो दिया ही रहा है वोट, हम सोचे आप न बुरा मान जाए, हम कहे पागल, हम यहाँ से रोज लिख रहे हैं। तो वो जो है ये तो हमारे समाज में है ही मुंह देख के बोलने वाला, और पूर्वांचल के मतदाता को जज कर पाना, समझ पाना लगभग असंभव, बिल्कुल एक अलग इलाका है। मैं बचपन से लेकर जवानी तक वहीं रहा हूं, वहीं पैदा हुआ हूं, तो उस इलाके को मैं बहुत कायदे से जानता हूं। योगेंद्र यादव अचानक जो है, योगेंद्र यादव अभी 4-5 दिन पहले तक आपने दिल्ली के पत्रकार कहा, तो जिनका हम सम्मान करते हैं उनकी बात करें, गोदी मीडिया की बात तो करेंगे नहीं। योगेंद्र यादव अचानक एक नया लेकर आते हैं, अपना वो डिटेल्स लेके आते हैं और उसमें एनडीए को लगभग वो पूर्ण बहुमत दे देते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बुरे से बुरे हाल में भी भाजपा जो है वो 60 तक तो जाएगी ही। और मैं यहां देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि ये परसेप्शन लगातार बनाया जा रहा है कि बुरे से बुरे हाल में भी 60 तक जाएगी, यानी अच्छे से अच्छे हाल में क्या 82 आ रहा है या 80 आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये जो हो रहा है दिल्ली में, हो सकता है ये भी एक डर कहीं हो कि हम कहें और गलत साबित हो जाए तो कल को ट्रोलिंग होगी, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लिखा कहा रह जाता है। इसमें आप कह रहे हैं जिन्न निकलेगा, तो इसके लिए तैयार हैं आप? नहीं, मैं डेफिनेटली तैयार हूं, और हमेशा हम लोग सीखते ही हैं, गलती होती है तो उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको 2022 का बताऊं, 2022 के चुनाव में 2 महीने तक मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आया, 15 दिन बचा, मैंने यू टर्न लिया, क्योंकि वो जमीन पर एकदम परिवर्तन दिखने लगा। जैसे ही जब तक बीएसपी चुनाव मैदान में थी तब तक वो चुनाव सपा की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही मायावती ने पैर खींचे तो वो कई लोगों को दिखे, कई लोगों को नहीं दिखे, तो वो चुनाव बदल गया। और मैंने अपना भी स्टैंड चेंज किया, मैंने कहा कि नहीं, अब 125 के ऊपर सपा नहीं जा रही। लेकिन अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो सपा को जिता रहे थे, लेकिन वो ये नहीं ध्यान दे रहे कि मैंने चुनाव के ठीक 15 दिन पहले क्या स्टैंड लिया था। तो खैर ये होता है, लेकिन मैं अब चुनाव के बीच में ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जेने निकल रहा है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूं, जो परसेप्शन है उसको देख रहा हूं, लोगों की चिंता को देख रहा हूं, उनके वोट करने के पैटर्न को देख रहा हूं। और ये बात मैं तब कह रहा हूं कि जिन्हें निकलेगा, जब ईवीएम को लेकर के बहुत शंकाएं हैं, जब प्रशासन ने बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया है, जब वोट डालने में लोगों को दिक्कत हो रही है, एक परिवार में 4 लोग हैं अगर माइनॉरिटी के, तो 4 जगह उनका वोट है, ये स्थितियां हैं। और उसकी मैं ये क्यों इतना भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस बार अपर कास्ट में भी टूटन है, उसकी वजह बहुत सारी है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। 2 उम्मीदवारों का नाम ले रहा हूं आपके सामने, एक कुशल तिवारी डुमरियागंज से, और दूसरे कांग्रेस से ही थे, फिर चले गए वो ममता जी के साथ चले गए, ललितेश पति त्रिपाठी। बड़े परिवार से हैं, कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार से हैं, खानदानी कांग्रेसी परिवार रहा है। तो भदोही और यहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपके पास भी पहुंच रही होंगी, उसकी रोशनी में जो आप कह रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आप अपर कास्ट वोटर में भी सेंधमारी हुई है। उसका एक फैक्टर जो पहले ही फेज से दिखाई पड़ा वो था ठाकुर। राजपूत मतदाता नाराज था, और उसकी कई वजहें थी, बाकायदा नारेबाजी हो रही थी अंदर ही अंदर कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, और मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं, ये 2 नारे चल रहे थे, जिसको लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। सहारनपुर में कई सभाएं होती हैं, और वहां से जो ये नैरेटिव चला, ठाकुर मतदाता पैसिव होता चला गया। ये बात मैं इटावा में कह रहा हूं। इटावा में कई गांव ऐसे हैं, मैं उसी चूंकि क्षेत्र का हूं, इटावा और बुंदेलखंड के, तो वहां पर जो ठाकुर मतदाता है वो घर बैठ गया। 2-4 जगहों पर उसने इंडिया अलायंस को वोट किया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वो चुपचाप घर बैठा रहा, इस धूप में नहीं निकला, या तो कि गांव का नहीं निकला। शहर का तो हम मान लेते हैं कि वो मिडिल क्लास माइंडसेट का है तो नहीं निकलेगा, तो एक तो हो गया। दूसरा, जो बनिया मतदाता है उसकी गुस्सा एक अलग तरह की थी। बनिया ब्राह्मण पार्टी बीजेपी को माना जाता है, बनिया नाराज था अरविंद केजरीवाल के जेल भेजने से। अच्छा, रायबरेली में, यस, रायबरेली में वहां पर कई बनिया जो दुकानदार थे उनसे बात हुई, वो सोने का काम करते हैं, सोनारगिरी का काम करते हैं। छूटते ही उन्होंने कहा कि उसको नहीं देंगे, तो उसको मतलब, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि एक ही बनिया हमारा मुख्यमंत्री था, उसको भी जेल भिजवा दिया। ये बड़ा फैक्टर, मैं बहुत माइनर चीजों की बात कर रहा हूं,
कि जो दिखाई नहीं दिया आमतौर पर, एक और बड़ा फैक्टर जिससे मैं आश्चर्यचकित हूं, लखनऊ के पौष इलाके में एक कर्नल साहब, ब्राह्मण, आरएसएस के खांटी व्यक्ति, वो वोट डालने के लिए अपनी पत्नी को कहते, 70 साल करीब उम्र होगी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहने नहीं, हम मोदी को वोट नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा अच्छा मोदी को नहीं देना, लेकिन वोट डालने के लिए चलो। उनको लग रहा था कि हम कन्विंस कर लेंगे वहां तक। जब वो बुजुर्ग महिला वोट डाल करके आई, तो लिफ्ट में एक हमारे परिचित है, उन्होंने बात की, क्योंकि वो पहले वो झगड़ा देख रहे थे कि हम मोदी को वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि आंटी जी कहाँ वोट किया? तो कहा मोदी को नहीं किया। ये नहीं बताया कि किसको किया। फिर पूछा क्यों? इस जवाब से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन बुजुर्ग महिला ने किया कि मोदी ने नीची जाति के लोगों को सर पे बिठा दिया। अजीब किस्म का परसेप्शन ये भी है। जो अंतर्विरोध आप पैदा करते हैं ना, कभी आप ओबीसी हो जाएंगे तो फिर इसको भी झेलना पड़ेगा, और फिर आप उधर राम मंदिर के उद्घाटन में मोहन भागवत को नीचे बिठाएंगे। ये भी है। जो बनारस में बहुत सारे ब्राह्मण नाराज है नरेंद्र मोदी से, वो घाटी चेंज कर दे। जो लोग जन्म जन्मांतर से रहते आ रहे हैं, वहां से कहा जा रहा है कि आप हट जाए। नाराजगी अपर कास्ट में भी इस तरह की देखने में आ रही है। और ये अगर 5% भी है, मैं ज्यादा जोड़ता ही नहीं, 5% का मतलब है कि अगर ये इधर वोट कर रहा है तो ये नुकसान किसको हो रहा है? एक बड़ा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि जहां पे गैप 3-3.5 लाख का भी था, जैसे झांसी में 3,65,000 की हार हुई थी, और झांसी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी 1 लाख से कम नहीं जीतेंगे, माने 4.5 लाख का मार्जिन, इतना वोट ज्यादा पड़ा। और उसकी यही तमाम वजहें हैं। तो बिल्कुल बदला हुआ इलेक्शन है। हाँ, ब्राह्मण मतदाता मोस्टली इंटैक्ट, मोस्टली जहां पे 2 प्रत्याशी है वहां पे थोड़ा सा, मैंने इन 3 जातियों में बात कर रहा हूं, 4 में थोड़ा कायस्थ इंटैक्ट है, ब्राह्मण थोड़ा इंटैक्ट है, लेकिन जो टूटन हुई है, टूटन तो सब में हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ठाकुर में बहुत ज्यादा हुई है, फिर बनिया में हुई है, फिर ब्राह्मण में हुई है, फिर आपका कायस्थ में हुई है, हुई सब में है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के उस आधार को दिखाती हैं कि ये भी दरक रहा है। फिर आपको ये जो अति पिछड़ा है और दलित, ये तो सिरे से ही जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से जिन्न निकलेगा, और मैं अपनी बात पर कायम हूं, 4 को भी कायम रहूंगा। नतीजा जो भी आए उसके बाद फिर अपना आत्म आलोचना, आत्म मूल्यांकन, विश्लेषण सब होगा ही। देखिए, हम लोग ना तो भगवान हैं, हम तो अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, इतना हमको पता है, और इस पर हमको गर्व भी है, और यही हमारी सच्चाई है। ना तो हम परमात्मा हैं और ना हम नजूमी हैं। हमें किसी ने किसी काम से भेजा नहीं है। हम यहाँ आए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम भविष्यवक्ता भी नहीं है। जो जमीन पे दिख रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं, उतना आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, एक चीज समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कई प्रदेशों का संगम है, नंबर 1। दूसरा, उसकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अपना उसका एक इतिहास है, अपनी एक संरचना है। उसमें दिल्ली से बैठकर देख पाना आसान नहीं है। इसलिए यूपी के बारे में अक्सर मैं यूपी के बाहर के लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूं। तो यूपी के चुनाव पे मुझे लगता है कि जो यूपी में रह रहा है, देख रहा है, वही बेहतर समझ सकता है। 4 को रिजल्ट आएगा जैसा भी हो, लेकिन इस चुनाव में एक बात तो है, प्रधानमंत्री जिस तरह भाषा के स्तर पर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख लें, कुछ ना कुछ तो उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना बदलेगा, कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया इस इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सर, थैंक यू।